नमस्ते, मैं कुमार उत्पल लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ ड्रॉट प्रोन एरियाज ऑफ बिहार एंड देयर प्रॉब्लम्स एज वेल एज पॉसिबल सॉल्यूशंस। जो आपको सूखा ग्रस्त जो क्षेत्र है बिहार के, उसकी जो कठिनाइयाँ हैं और उसके जो पॉसिबल सॉल्यूशन है, उसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं बार-बार एक बात कहना चाह रहा हूँ, आप लोगों से विनीत निवेदन कर रहा हूँ, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यह विषय जो है मेंस में पूछे जाते हैं और यह मेंस में आपको मुख्य रूप से जीएस विषय में भी पूछे जाते हैं और यह जो है आपको ज्योग्राफी विषय में भी पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स विषय में भी पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग मेंस के दृष्टिकोण से भी, बीपीएससी मेंस के दृष्टिकोण से भी और साथ-साथ पीटी के लिए तो यह रामबाण है। इसलिए मैं आप सबसे नम्र निवेदन करूँगा कि इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। आइए मैं उसको पूरा सविस्तार शोधपरक आपको पूरी की पूरी प्रस्तुतिकरण करने जा रहा हूँ, जो आपके बीपीएससी और बिहार से संबंधित जितनी भी परीक्षाएँ हैं, उसमें यह काम करेगा। साथ-साथ आपको यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं में भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ कि बिहार की जो ड्रॉट प्रोन एरिया है, कहाँ-कहाँ है और यह जो है भारत के दृष्टिकोण से आपको या जो है कितना क्षेत्र कवर करता है और ड्रॉट प्रोन के लिए सरकार और यहाँ के लोग भी बहुत जागरूक है और सभी लोग अपने-अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी इसमें काम करने की ज़रूरत है। आइए मैं आपको बता रहा हूँ, 206 206 blocks in 23 बिहार डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर्ड एज ए ड्रॉट अफेक्टेड। अभी हाल में ही एक सर्वे आया है जिसके आधार पर 23 जबकि 22 था, यह बढ़ करके 23 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं जो ड्रॉट अफेक्टेड है। और आपको बता रहे हैं 38 डिस्ट्रिक्ट में 22 थे, एक और बढ़ गया 23 हो गए हैं, जिसमें 206 ब्लॉक तो हाईली ड्रॉट अफेक्टेड एरिया में आता है। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें जो गया डिस्ट्रिक्ट है, जो आपको मुख्य रूप से नवादा है, ये सब डिस्ट्रिक्ट बहुत मुख्य रूप से प्रभावित डिस्ट्रिक्ट में से आता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो ब्लॉक की चर्चा करूँगा 24 जो है गया डिस्ट्रिक्ट में है, 14 जो है आपको फ्लड प्रोन एरिया में रहते हुए भी मधुबनी में है, 12 जो है वैशाली में ब्लॉक है और समस्तीपुर में है, 11 जो है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक पाए जाते हैं जो ड्रॉट प्रोन एरिया में है, 10 जमुई में है और 8 जो है आपको पटना डिस्ट्रिक्ट में है। तो आपको हम बता रहे हैं या ध्यान रखिए, आज 206 ब्लॉक 206 blocks are under the drought prone area. According to IMD data, monsoon season ended with the country recorded 9% deficit in rainfall. अभी हाल की जो डेटाबेस आई है उसमें 9% डेफिसिट रेनफॉल का हो गया, तो स्वाभाविक है कि आपका ड्रॉट एरिया बढ़ेगा ही। हाईएस्ट रेनफॉल डिफिशिएंसी जो रिकॉर्ड किया गया है उसमें आपका बिहार सर्वप्रथम है, झारखंड है और वेस्ट बंगाल है। तो आप समझ सकते हैं हम लोगों ने टॉप किया है फ्लड प्रोन एरिया के रूप में भी और ड्रॉट प्रोन एरिया में भी आप देख रहे हैं हमारी पोजीशन टॉप में है। तो आप समझ सकते हैं कि जो कृषि प्रधान राज्य होते हुए भी कितनी बड़ी हम लोग त्रासदी से झेल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ बिहार 22% ड्रॉट
को झेल रही है। आईएमडी डाटा के आधार पर वेस्ट बंगाल 19%, झारखंड जो है 24% डेफिशिएंट रेनफॉल में, इधर हाल के रेनफॉल में आपको डेफिसिट किया है, मीन्स घटाव हुआ है इसका। मैं आपको बता रहा हूँ बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट जो आपका में से 24 जो है सो रेन डेफिशिएंट मानसून आया है, जिसमें एज पर डेटा अररिया डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्डेड 21% रेनफॉल डिफिशियंसी, अरवल 30%, बेगूसराय 26%, भोजपुर 33%, दरभंगा 28%, झारखंड 3%, जमुई 31%, कटिहार 34%, खगड़िया 36%, मुजफ्फरपुर 41%। आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जो फ्लड प्रोन एरिया में आता है, उसमें आपका रेनफॉल का क्या स्थिति है, मीन्स 41% इसका डेफिशिएंट इन रेनफॉल हुआ है। पटना जो डिस्ट्रिक्ट है 27%, ईस्ट चंपारण 32%। तो हमारी जो वर्षा की स्थिति है इधर काफ़ी कमी हो रही है, जंगल धीरे-धीरे कट रहे हैं, जिसका प्रभाव काफ़ी तीव्र गति से पड़ रहा है। Scanty rain has caused big damage to the paddy crops, with the state's agriculture department getting feedback from the ground that the production this year would be around 64 lakh metric ton as against the last year, which is at 79 lakh metric ton। में जो पिछले साल हमारे पास 79 लाख मेट्रिक टन हुए थे, उसके बनिस्पत इस बार 64 लाख मेट्रिक टन हुए हैं आपको पैडी। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी शार्प इसका डिक्रीज़ हुआ है, बहुत कम उत्पादन हुआ है पिछले साल के रिकॉर्ड में। तो ड्रॉट बढ़ता जा रहा है, उत्पादन घटते जा रहा है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर हम यह 15 लाख मीट्रिक टन हमारा सेटबैक रहा है, कमी हुई है, तो यह एक बहुत बड़ी कमी हुई है, जिसकी भरपाई अगर हम लोग नहीं करेंगे, समय रहते नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में और भी भयानक स्थिति होने वाली है। मैं ड्रॉट का क्लासिफिकेशन थोड़ा-सा बतला देना चाहता हूँ। क्लासिफिकेशन बाय ब्रिटिश रेनफॉल ऑर्गेनाइजेशन 1936 में 3 पार्ट में बाँटा है। एक है एब्सोल्यूट ड्रॉट है, दूसरा पार्शियल ड्रॉट है, तीसरा ड्राई स्पेल है। तो एब्सोल्यूट ड्रॉट में क्या है, एट लीस्ट 15 consecutive days with less than 0.01 इंच ऑफ रेनफॉल पर डे होगा तो एब्सोल्यूट ड्रॉट होगा। और जब आपको 29 डेज हैविंग मीन रेनफॉल ऑफ आपको 0.01 इंच और लेस होंगे तो पार्शियल ड्रॉट होंगे। और जब 15 कंसेक्यूटिव डेज रिसीव लेस देन 0.04 इंच ऑफ रेन पर डे होंगे तो ड्राई स्पेल होंगे। तो यह ड्रॉट का क्लासिफिकेशन है बीआरओ के द्वारा, ब्रिटिश रेनफॉल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया। थॉर्नवेट जो हैं आप जान रहे हैं कि थॉर्नवेट जो आपको क्लाइमेटोलॉजिस्ट है, बहुत बड़े ज्योग्राफर और क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं। थॉर्नवेट के क्लासिफिकेशन के आधार पर 4 तरह के बांटा गया है, जिसमें एक परमानेंट ड्रॉट है, एक सीजनल ड्रॉट है, एक कंटिंजेंट ड्रॉट है, दूसरा इनविजिबल ड्रॉट है। तो परमानेंट ड्रॉट में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजर्ट क्लाइमेट, पॉसिबिलिटी ऑफ वेजिटेशन एंड एग्रीकल्चर ओनली बाय इरिगेशन। जब इरिगेशन से खेती हो तो उसको परमानेंट ड्रॉट कहते हैं। Planting dates and crop duration should be synchronized with rainy season
एंड रेसिडुअल आपका मॉइस्चर स्टोरेज तो वह सीजनल ड्रॉट में होते हैं। कंटीजेंट ड्रॉट जो है इरेगुलर अकरेंस है, देयर इज नो रेगुलर सीजन ऑफ अकरेंस है। इनविजिबल ड्रॉट इज दोज टाइप ऑफ ड्रॉट which occurs even when there is a frequent rainfall and occurs in humid region। जो आपका humid region में जो frequent rainfall होगा उसको इनविजिबल ड्रॉट कहते हैं। मैं आपको क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स पर मैं थोड़ा चर्चा कर देना चाह रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मेटेरोलॉजिकल ड्रॉट है रिलेटेड टू डिफिशियंसी ऑफ रेनफॉल कंपेयर्ड टू एवरेज मीन एनुअल रेनफॉल। जो एवरेज मीन है उसके कंपेयर्ड या कम होता है तो मेटेरोलॉजिकल ड्रॉट होता है। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट जो वह होता है जो एसोसिएटेड विद शॉर्टफॉल इन सरफेस और सब सरफेस वाटर सप्लाई, स्ट्रीम फ्लो, रिजर्वायर एंड लेक्स लेवल एंड ग्राउंड वाटर ऑन ए watershed or river basic scale is called hydrological। हाइड्रोलॉजिकल मीन्स वह हुआ जो आपको सरफेस और सरफेस के नीचे पानी का स्तर कम हो जाएगा तो उसको हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट कहेंगे। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट हुआ, मेट्रोलॉजी का मतलब होता है जब आकाश में रेनफॉल की कमी हो जाए एवरेज मीन रेनफॉल से तो मेट्रोलॉजिकल हो गया। एग्रीकल्चरल ड्रॉट वह ड्रॉट हुआ जो आपको सॉइल मॉइस्चर जब इनएडिक्वेट हो और हेल्दी क्रॉप्स को सपोर्ट नहीं कर पा सके, जिससे लो एल्ड हो तो उसको एग्रीकल्चर ड्रॉट कहते हैं। और इसी चीज को इंडियन नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1978 में उसी को 3 भाग में अपने तरफ से दिया। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, those type of drought which is normal precipitation below 25%। जो 25% से कम प्रेसिपिटेशन हो तो वह मेटेरोलॉजिकल हो गया। हाइड्रोलॉजिकल हो गया जब यह बहुत दिनों तक ड्रॉट रहे और वह ड्राइंग सिचुएशन में रिजर्वायर लेक्स स्ट्रीम रहे तो जो ग्राउंड लेवल का पानी कम हो जाए तो उसको हाइड्रोलॉजिकल कहते हैं। एग्रीकल्चर ड्रॉट वह हुआ जब रेनफॉल की डिफिशियंसी जो है, कमी जो है 25% से कम हो जाए तो उसको एग्रीकल्चरल ड्रॉट कहते हैं। यह जो है आपका मैंने क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल एस्पेक्ट्स बता दिया। इंडियन नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के आधार पर, दोनों आधार पर मैं आपको बता दिया हूँ। ड्रॉट प्रोन एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं मैप के सहारे आपको बताना चाह रहा हूँ। वैसे तो यह साउथ बिहार में है। साउथ बिहार में आप जानते हैं कि साउथ बिहार जो है हमारा पठारी क्षेत्र है। छोटा नागपुर का प्लेटू पठार जो है यहीं से शुरुआत होती है, तो मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन यह ड्रॉट प्रोन एरिया जो है जो साउथ विच इज सिचुएटेड इन साउथ बिहार, दैट इज साउथ ऑफ द गंगेटिक गंगा रिवर। तो वह जो है गंगा रिवर के साउथ में जो मैदान है, पठारी क्षेत्र है, वही पठारी क्षेत्र को हम लोग ड्रॉट प्रोन एरिया रीजन में कहते हैं। लेकिन फर्दर इट इज क्लासिफाइड इनटू 3। फर्स्ट वन इज सेवियरली अफेक्टेड। सेवियरली अफेक्टेड एरिया यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गया आता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गया, नवादा और जमुई आता है, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि नालंदा मुंगेर आता है, शेखपुरा को केवल छोड़ करके। यह नवादा है, यह आपका जमुई है, यह गया है, यह नालंदा है, यह आपका आपको लखीसराय है। मुंगेर का कुछ ही पार्ट आता है, मुख्य रूप से लखीसराय आता है, शेखपुरा इसमें नहीं आता है। तो आपको अगर एक डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो नवादा सबसे अधिक ड्रॉट प्रोन एरिया में है, क्योंकि इधर जमुई है और इधर गया है, इसके बीच में यह नवादा है। लेकिन
यह गया, नवादा और जमुई, नालंदा, लखीसराय, यह जो डिस्ट्रिक्ट है यह सीवियरली अफेक्टेड है ड्रॉट में। माइल्डली आपका बता देते हैं, मात्र कुछ एरिया है, मिस ए से औरंगाबाद, ए से अरवल का क्षेत्र है, थोड़ा-सा जहानाबाद का भी क्षेत्र आता है। तो यह माइल्डली आपको यह क्षेत्र प कहा जाएगा, माइल्डली अफेक्टेड है। और आपको इंटरमिटेंटली अफेक्टेड है, बीच वाला जो स्थिति है, जिसमें बक्सर आता है, भोजपुर आता है, बी से बक्सर, बी से भोजपुर, बी से भभुआ। भभुआ को ही भभुआ जो है कैमूर का है, हेडक्वार्टर है, तो उसको भभुआ के रूप में भी जानते हैं कैमूर में, क्योंकि बीक्यू ध्यान रखिएगा तो बक्सर, भोजपुर, भभुआ और रोहतास है, या वेस्टर्न में और ईस्टर्न में आपका बांका है। तो यह आपका 3 तरह का है जो आपको हमने बताया। फर्स्ट सीवियरली जो है यह आपका यह क्षेत्र है, आप देख रहे हैं। सीवियरली है जो नंबर 1 में आता है, सबसे अधिक आपका इफ़ेक्टेड है। दूसरा जो है आप देख रहे हैं औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद है, माइल्डली में आता है। और तीसरा जो है वह आप देख रहे हैं यहाँ पर बक्सर, भोजपुर, भभुआ, रोहतास से लेकर के वेस्टर्न पार्ट से लेके ईस्टर्न पार्ट में बांका तक है। तो यह इंटरमिटेंटली अफेक्टेड है। तो ड्रॉट यहाँ से आप जानते ही हैं, गंगा इस तरह से बहती है, तो गंगा के साउदर्न पोर्शन में यह मुख्य रूप से आपका ड्रॉट प्रोन एरिया है। तो इसको ध्यान में रखेंगे और इसके तीनों सब फेज़ को भी बहुत कंसंट्रेट होकर के मैप पर आपको मैं बता दे रहा हूँ। अब मैं आता हूँ ड्रॉट प्रोन एरिया जो है, इसमें इसके जो डेफिशिएंट रेनफॉल इन साउथ कैसे-कैसे हैं, उस पर भी हम थोड़ा चर्चा आपको कर दे रहे हैं। तो मैं आईएमडी, जिसको हम लोग कहते हैं लेटेस्ट इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो शो कर रहा है 10 डिस्ट्रिक्ट गया है, जो आपको हमने बताया ही था, गया है, आपको यहाँ पर गया है, जहानाबाद है, आपका नालंदा है, रोहतास है, औरंगाबाद, पटना, बेगूसराय, शेखपुरा, सहरसा, बांका, यह जो है आपका रिसीव करता है मात्र 26 टू 55% लेस रेनफॉल देन द नॉर्मल है। बहुत कम आ गया है, तो आप समझ ही सकते हैं क्या पोजीशन होगा। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, बिहार स्टेट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बीएसडीएमए जो है, वह आपका जो वाटर लेवल इन द स्टेट है, जो ड्रॉप कर लिया है 10 टू 12 फीट इन मोस्ट पार्ट, सब जगह 10 से 12 फीट नॉर्मल वाटर का डाउनफॉल हुआ है। तो ये भी एक बड़ी खतरनाक स्थिति पैदा कर दिया है। नॉर्मली ड्यूरिंग समर मंथ वाटर इज अवेलेबल एट द डेप्थ ऑफ 20 फीट, दिस ईयर इज ड्रॉप्ड ऑलमोस्ट 40 फीट, 40 फीट डाउन हो गया है समर गर्मी के दिनों में। आपको वाटर बॉडीज जो हमारे यहाँ 2 लाख था, दे आर फेसिंग थ्रेट ऑफ इंक्रोचमेंट। हम लोगों का जो आपको सरोवर था, तालाब था, कुआँ था, ये सब जो है अब धीरे-धीरे अ, अनऑथराइज्ड रूप से लोग अधिग्रहण कर लिए है, इंक्रोचमेंट कर लिए है, जबरन कब्जा कर लिए हैं, जिसका उस पर खेती कर रहे हैं। वाटर लेवल क्यों नहीं गिरेगा? जब आपका जहाँ भी देखेंगे, हम लोगों का गाँव है शिवहर जिला में, बागमती नदी के किनारे है, और बागमती नदी किनारे हैं तो देखते हैं हम लोग के यहाँ बहुत कम पानी में आपको 40 से 60 फीट जाएँगे तो बहुत, 60 फीट में तो खूब अच्छा पानी देने लगता है। जबकि यहीं हम लोग पटना में रहते हैं तो देखते हैं 300 फीट भी कम लग रहा है। तो यह जो है
काफ़ी ग्रेट डिफरेंशिएट है क्योंकि वो नदी किनारे है। यहाँ पर भी गंगा नदी किनारे होते हुए भी क्योंकि पानी हम लोग नीचे आपको हम लोग देते ही नहीं हैं, सब जगह रोड बन गई है, नाला है, वो पानी सीधे नदी में गिर जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि शहरों में और ख़ास कर के जहाँ नदी दूर है, सरोवर हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, कब्ज़ा कर ले रहे हैं, तालाब है नहीं, कहीं भी आपको कुआँ है नहीं, तो स्वाभाविक है कि आपको पानी की किल्लत होगी ही। उसका जो आपका 40 फीट इस बार गहरा हो गया है, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी दिक्कत है। 12,000 वाटर बॉडी जो इंक्रोच कर लिया गया है, तो स्वाभाविक है वाटर रिटेंशन लेवल जो है कम हो जाएगा। स्टेट नॉर्मली रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून जो है 1027 mm हुआ है आईएमडी के आधार पर। बीएसडीए में जो अब बतलाया है कि मुंगेर, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर बैडली अफेक्टेड है आपको ड्रॉट से। मैं आपको मानसून हम लोगों का जो रेन है, वह मानसून रेनफॉल जो है जो आपका मुख्य रूप से हम लोगों का रेनफॉल जो है मानसून पर निर्भर करता है। अब जिससे क्या होता है कि और हमारा कल्टीवेशन रेनफॉल पर आधारित होता है। आपको देखेंगे कि हमारी जो स्थिति है 108 मीन्स 108 सेंटीमीटर रेनफॉल एवरी ईयर होते थे। अबाउट 85% ऑफ इट हैपेंस ड्यूरिंग मानसून होते हैं, 85% मानसून के समय होते हैं और मानसून रेनफॉल जो बिहार का है विशेष करके साउथ बिहार का बहुत इनकंसिस्टेंट है, कोई निश्चित नहीं है। स्वाभाविक है कि आपको जो एवरेज रेनफॉल है उससे हमारा काफ़ी कम होते जा रहा है और स्वाभाविक है कि हमारा लैक ऑफ प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी हमारी दूसरी नहीं है, जिसके चलते हम लोगों को विभिन्न तरह का प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। Less than 50% farmlands are irrigated hai out of 63 comes from tube well, 31 comes from proper irrigation project canals and rest 4% comes from other sources hai. Hence 50% farmlands are dependent on rainfall. आप यही समझिए 50% रेनफॉल हमारा जो है कृषि उस पर आधारित करता है। 50% जो फार्म है, जो जिस पर कृषि होती है, वह हम लोग वर्षा पर निर्भर करते हैं। ग्राउंड लेवल भी घटते जा रहा है। 8 डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ बिहार हैव प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम थ्रू कैनाल। दीज आर कैमूर, बांका, लखीसराय, बट रेस्ट ऑफ साउथ बिहार इज डिपेंडेंट ऑफ रेनफॉल। अब जिसके चलते हम लोग रेनफॉल पर ही आधारित होते हैं। मैं आपको बतला रहा हूँ क्रॉप जो है हमारे डैमेज होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी दरारें बन गई है और कहीं-कहीं तो इतनी दरारें आपको पड़ जाएगी कि अगर आप इस खेत होके किसान जा रहा है तो उसका पैर इस दरार में फँस जाएँगे, ठीक है ना? तो यह जो है आप देखिए कि यह जो है हम कहते हैं घास की रोटी खाई है पर गर्दन नहीं झुकाई है। तो यहाँ पर है तिनका भर मिट्टी की खातिर जान हथेली में लाई है। जो हमारे महाराणा प्रताप जो हैं घास की रोटी खाई, यहाँ तो किसान अब घास की रोटी भी नहीं खाएँगे क्योंकि यह तो साफ-साफ आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर आपको यह जो है तिनका एकदम छोटा-छोटा एकदम तृण-शृण या जो है इस पर तो हम एक दिन का भोजन भी नहीं हो पाए केवल घास अगर हम लोग खाएँगे तब। तो मवेशी के लायक भी घास नहीं हो रहा है क्योंकि इतना ड्रॉट प्रोन एरिया है। तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी। डिक्रीज़ नंबर ऑफ पॉन्ड्स है हमारी स्थिति पॉन्ड की धीरे-धीरे पॉन्ड घटते जा रहे हैं। फॉरेस्ट एरिया भी घटते जा रहा है 7.7 676 है।
जो 7% 76 है, वह एरिया बहुत ही कम है, जबकि हम लोग का नॉर्मल होना चाहिए 33% होना चाहिए, जिससे हमारा बैलेंस होता है। कितना कम है? क्रॉप जो है हमारा फेल्योर ऑफ क्रॉप है। स्वाभाविक है क्रॉप का फेल्योर होगा ही जब हमारे ठीक से रेनफॉल ही नहीं होंगे तो क्रॉप होंगे। स्वाभाविक है कि हमारी प्रॉब्लम उससे होगा कि क्रॉप हमारे डैमेज हो जाएँगे। अनएम्प्लॉयमेंट जो कृषि पर आधारित खेती होती था उसमें 80% पॉपुलेशन जो है बिहार का कृषि पर आधारित है, वह सारे बेरोज़गार हो जाते हैं। स्वाभाविक है मजबूर होकर के माइग्रेशन करने के लिए हम पर दबाव पड़ता है। आप यही समझ सकते हैं कि हमारे जितने भी पंजाब, हरियाणा में जा कर के हम लोग खेती कर लेते हैं, ठीक है ना? अगर हम लोगों का अवसर है कई हमारे माननीय नेतागण कहते हैं कि चंद्रमा पर भी अगर हमको मौका मिलेगा तो चंद्रमा पर हमारे यहाँ के लोग लेबर लोग जाके काम करेंगे। अरे भैया चंद्रमा पर तो हम कर सकते हैं, लेकिन आप तो हमारा यहाँ स्वर्ग है, गंगा जैसी पवित्र नदी है जो हृदय से होकर के बहती है, हमारे बीचों-बीच बहती है। नदियाँ इतनी हैं, लेकिन हम लोग बेरोज़गार होकर के दूसरे राज्यों में जा कर के करते हैं और हम लोगों को तंगी-हाल बना हुआ रहता है। यह माइग्रेशन मजबूरी का माइग्रेशन है, मौत से मजबूरी, मौत से माइग्रेशन है। तो यह जो है हमारी आप किसान के अंतर्मन के टीस को आप समझेंगे। हमारे बहुत सारे नेतागण हैं जो कहते हैं कि भाई इलेक्शन का समय आता है तो कहते हैं 2 ही शब्द कहते हैं कि मेरे परम आदरणीय किसान भाई और मेरे विद्यार्थीगण, मेरे जिगर के टुकड़े, लेकिन वह जो है उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो माइग्रेशन क्या जहाँ भी हमको मिलेगा, हम लोग लेबर की तरह जाते हैं। तो यह जो सिचुएशन है इसका मुख्य वजह है ड्रॉट है। और आपको एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है हमारा फॉरेस्ट धीरे-धीरे कट रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहे हैं, वार्मिंग ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होता है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का जो प्रभाव हो रहा है। स्वाभाविक है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है क्योंकि हमारा स्वाभाविक है कि यहाँ पर एक आपको बता रहे हैं एटमॉस्फेयर में या CO2 का लेयर हमारा बढ़ते जा रहा है। तो CO2 का बढ़ते जाएगा तो यहाँ से मान लीजिए कि सूरज की किरणें हैं, वह किरणें हमारी यहाँ पर आती है, तो या तो इस होकर के प्रवेश कर जाती है धरती पर। यह मान लीजिए अर्थ है, यह आपको अर्थ है, आपको बता रहा हूँ। यह अर्थ है, पृथ्वी है। तो यहाँ पर तो आ जाते हैं, लेकिन हम लोग जो आपको पर्यावरण हमारी शुद्धिकरण नहीं रहने के कारण और हमारे जो आपको व्हीकल से, गाड़ी से जो CO2 निकलते हैं, वह CO2 क्या करता है, एक लेयर बना देता है एटमॉस्फेयर में। जिससे क्या होता है कि जितनी भी विकिरण आती है, रेडिएशन आती है सूरज के द्वारा वह फिर से परावर्तित हो जाती थी। लेकिन CO2 के प्रभाव के कारण जब से CO2 का प्रभाव ज़्यादा होने लगा है, आपका रेडिएशन जो है सो एकदम एब्सोल्यूटली नहीं हो पा रहा है। तो स्वाभाविक है कि आपका अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि ड्रॉट होंगे ही और ड्रॉट होंगे तो हमारे किसान भाई इफ़ेक्ट होंगे। तो यह ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है हमारे यहाँ CO2 के कारण हो रहा है। अगर हम वन लगाएँगे, हम प्लांटेशन का काम करेंगे, तो हमारी ड्रॉट कम हो जाएगी। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के कारण हम लोगों की स्थिति और भी खराब होती जा रही है। स्टेट इकोनॉमी काफ़ी हमारा डैमेज हो रहा है। मैं आपको यहाँ पर एक चित्र के मानचित्र के द्वारा समझाने का प्रयत्न करूँगा कि आप देख रहे हैं एरिया अफेक्टेड बाय ड्रॉट सिंस 1951 टू 2000 आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ईयर्स इन परसेंटेज है
ईयर ऑफ सक्सेसिव ड्रॉट है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस चंपारण में 1990, 91, 92 में ड्रॉट हुआ। आप देख रहे हैं 1966-67 में मुजफ्फरपुर में हेवी ड्रॉट हुआ। दरभंगा में 1965-66 में हुआ। आप देखिए पूर्णिया के साइड में 1951 टू 52, 53, 1964 टू 65, 66, 67। अब बताइए इतना-इतना दिन तक जो ड्रॉट झेलेगा उसकी क्या स्थिति है? आप देख रहे हैं केवल आप साउथ में ही नहीं नॉर्थ में भी आपको दिखाई पड़ रहा हो। हाजीपुर 91, 92 है। समस्तीपुर 91, 92 है। आप यहाँ पर देख रहे हैं खगड़िया 1966, 67 है, 91 टू 92 है और इधर तो आप देख ही रहे हैं 1966 से 67 देखिए कितना लॉन्ग है 1965 टू 66 है। आप लखीसराय वगैरह में देखिए 66 से 67 यहाँ 1975 टू 76 है, 1965 टू 66 है। मीन्स आप देख रहे हैं कि केवल और केवल जहाँ पर फ्लड प्रोन एरिया है वहाँ भी ड्रॉट की पोजीशन है। आप समझ सकते हैं कितनी परेशानी है हमारी। मैं आपको बता रहा हूँ, इसका निदान क्या हो सकता है भाई? इसका निदान तो यही हो सकता है कि हम लोग उसको बहुत बढ़िया प्लानिंग करें। तो सबसे पहला प्लानिंग के तहत इसकी पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन में मैं आपको बता रहा हूँ बिल्डिंग डैम। सबसे पहले हमको डैम बनाना पड़ेगा और डैम बनाने के अलावे उसके बाद हमारा क्या है कैनाल से जोड़ना पड़ेगा और कैनाल जो चारों तरफ एक जाल की तरह फैलाना पड़ेगा कि सभी पानी जो है खेतों तक पहुंच जाए तो इसका निदान करने पड़ेगा। मैं आपको एक बतला रहा हूँ लिफ्ट इरिगेशन कैनाल का सिस्टम चालू हो चुका है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट व्हिच हैज बीन लॉन्च्ड इन आपको तेलंगाना। तो तेलंगाना में इसका प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। गोदावरी रिवर पर कालेश्वरम जो है वहाँ पर यह शुरू हो चुका है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है और आपको बता देते हैं मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहता हूँ, आपको यह दिखाना चाह रहा हूँ कि यह तेलंगाना का क्षेत्र है, लैंडलॉक्ड है। यहाँ पर कहीं कोई समुद्र नहीं है और यहाँ पर से आपको देखिएगा यह नदी बहती है, वह गोदावरी नदी है। यह नौ आपको बता देते हैं नॉर्दर्न साइड में है इसका जबकि पूरे आपका तेलंगाना का यहाँ तक पानी पहुँचाना है। अब यहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आपको बड़े-बड़े शहरों को भी ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी करना है, खेतों को पानी पहुँचाना है, यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। और आपको बता देते हैं कि यह जो प्रोजेक्ट है यह लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना स्टेट के द्वारा किया गया है, न कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट के दिया गया है के द्वारा किया गया है। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, गोदावरी रिवर पर यह जो है आपको यह जो रिवर है यह गोदावरी रिवर है। गोदावरी रिवर है। आप इसके बारे में जानेंगे तो बहुत ही आपको एक आश्चर्यजनक घटना जैसे लगेगा गोदावरी रिवर है जो आपको बता देते हैं कि यह आपको समुद्र तल से कम है इस और इस समुद्र तल से आपको कम होते हुए भी और इधर ऊंची जमीन है यहाँ हाईलैंड्स है यहाँ पर जो है आपको बता देते हैं हाई लैंड्स है और वहाँ पर लो लैंड्स है इवन आपको बता देते हैं कि यह जो एरिया है यह सब एरिया है लो लैंड्स है समुद्र तल से भी कम है और इसको हम लोग पहले इसका नाम था प्रणीता चेवला प्रोजेक्ट लेकिन 2014 में कालेश्वरम प्रोजेक्ट तेलंगाना है यह तो आपको बता देते हैं तेलंगाना जो है आप समझ सकते हैं 300 मीटर से 650 मीटर मीन सी लेवल पर है
और गोदावरी तो 100 मीटर कम पर सी लेवल से कम पर बहती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एरिया है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ यह जो है आपको समुद्र तल से 100 मीटर जो से भी कम है यह, और आपको ले चलना है इस एरिया में जिसकी हाइट जो है सो आपको बता दें 650 तक है, 300 से 650। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो है इस एरिया की हाइट है 300 टू 650, 650 यह इसकी हाइट है इस एरिया का। तो आप और ये 100 तो यह ऑलरेडी आपका लो है समुद्र तल से। तो समझिए 750 हाइट पर ले जाना है इसको, और यह जो कितना कठिन काम है, और इसके बावजूद भी यह सक्सेसफुली काम करना शुरू कर दिया है। और यह जो प्रोजेक्ट है, यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, आप इसी से समझ सकते हैं। और आपको बता देते हैं कि 1832 किलोमीटर है, जिसमें से आपका 1531 किलोमीटर तो ग्रेविटी कैनाल है, 203 किलोमीटर कंप्राइजिंग वाटर टनल है, और यह जो है बिगेस्ट इन वर्ल्ड है विथ कैपेसिटी 2 करोड़ लीटर पानी का माने यह आपको कंटेनिंग कैपेसिटी है इसके। और आप यही समझिए 80,000 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है, 1 लाख करोड़ जो है तक जाने की उम्मीद है। तो यह कितनी बड़ी प्रोजेक्ट है। जब हम कहते हैं कि यह जो वहाँ पर शुरू हो सकता है, कालेश्वरम प्रोजेक्ट तेलंगाना में शुरू हो सकते हैं, तो व्हाई नॉट इन बिहार? बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? बिहार में अगर हम बता देते हैं, साउथ बिहार में अगर हो जाएगा तो नॉर्थ बिहार का मैं आपको दिखा रहा हूँ डायग्राम में, जिसमें आपको देगा। अगर हम यहाँ पर साउथ बिहार में अगर हम साउथ बिहार में अगर हम कर देते हैं, साउथ बिहार में अगर हम या लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट अगर हम यहीं पर बना देते हैं, तो क्या होगा? गंगा नदी की पानी जो है इसमें चारों तरफ फैल जाएगी, चारों तरफ फैल जाएगी। तो स्वाभाविक है चारों तरफ फैल जाएगी, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा फ्लड प्रोन एरिया भी कम हो जाएँगे, क्योंकि इसका जो यहाँ से आप देख रहे हैं इधर से नदी आती है, ठीक है, सरयूग है, इधर से आपको गंडक है, इधर से बूढ़ी गंडक है, इधर से बागमती है, आपको कमला बलान है, आपका कोशी है, इधर से आपका महानंदा है। यह सब के सब नदी की पानी जो है सो खींच करके साउथ बिहार में फैलाएगी, तो इसका फ्लड आएगा ही नहीं। तो हमारा एक ही चीज़ से फ्लड भी कंट्रोल हो गया, ड्रॉट भी कंट्रोल होगा, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हो गई है, और इलेक्ट्रिसिटी का भी पावर जनरेशन होगा, किसान भी खुशहाल, लोग भी खुशहाल, सभी वाह-वाह कहेंगे। तो यह इस तरह के प्रोजेक्ट को हम लोगों को लागू करना पड़ेगा, तभी हम लोगों का उपाय है। तो यह आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा। दूसरी बात है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स है। हमारे जितनी भी नदियाँ हैं, उसको एक-दूसरे से अगर जोड़ दिया जाए, अगर एक में फ्लो आ रहा है, मैं आपको चित्र के सहारे बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यह जो है, आपको एक मैप बना करके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह जो है आपका यह बिहार का नक्शा है, यहाँ से गंगा बह रही है। यह जो है गंगा नदी बह रही है, और इधर से आपको जितनी भी नदियाँ हैं, मैं आपको यहाँ पर मान लीजिए सरयूग है, यहाँ पर गंडक है, यहाँ पर बूढ़ी गंडक है, यहाँ पर आपको बागमती है, उसके बाद आपको कमला बलान है, इसके बाद कोशी है, यहाँ पर महानंदा है। तो यह जो नदियाँ हैं एक-दूसरे से अगर हम जोड़ दें, एक-दूसरे से अगर हम जोड़ दें, तो क्या होगा? विभिन्न जगहों पर कैनाल से अगर जोड़ देंगे,
तो अगर एक नदियाँ में अगर पानी आएगी, एक नदियाँ में पानी आएगी, तो वह दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएगी और ये नहरों जैसे ये नहर है, इस नहरों से सभी खेतों तक पानी पहुँच जाएँगे। हमारा वर्षा जो अधिक हो रही है, फ्लड जो आ रहा है, वो भी कंट्रोल हो जाएँगे और सब जगह फैल भी जाएँगे पानी, तो हमारे खेतों तक पानी पहुँच जाएँगे। तो यह तो बहुत ही अच्छा है। तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा है कि हमारे जितने भी पॉन्ड है, टैंक है, उसको हमारी संख्याएँ बढ़ानी पड़ेगी। जिस पर मिट्टी का भराव हो चुका है, उसको खुदाई करके फिर से हम रीजनरेट करेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हम शहरों के पानी सीधे नदी में चले जाते हैं। हम उसको हर एक अपार्टमेंट के पानी को हम स्टोर करेंगे। बम्बई में मैंने तो अपने आँखों से देखा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। हर अपार्टमेंट में बहुत पानी का वहाँ पर टैंक बनाया गया है और उसी की साफ-सफाई करके बर्तन साफ, स्नान वगैरह समय होता है, पानी पीने के लिए अलग अ, व्यवस्था की गई है। और पूरे आपको बम्बई में बता देते हैं 4 सरोवर हैं और वह 4 सरोवर जब तक कि नहीं भरते हैं, उस साल त्राहिमाम हो जाता है पानी का और 4 सरोवर पूरी शहरों से पानी और गंदगी लेकर के उसमें स्टोर होते हैं, फिर सफाई करके पूरे शहर में भेजा जाता है। तो आपको जब वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सकता है और उतने बड़े बम्बई को 4 सरोवर दे सकता है, तो हम लोग यहाँ नहीं हो सकता है। बस हम लोगों की स्थिति को थोड़ा-सा हम लोगों को आम आदमी को अवेयर होना पड़ेगा, सरकारी स्तर पर भी इसको चुनौती के लेवल पर काम करना पड़ेगा, निश्चित ही हम लोग सफल होंगे। और इसके अलावे कई आपके व्यवस्थाएँ हैं, उस सब पर भी मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि यह एक साधारण सी बात नहीं है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक हमारी कृषि व्यवस्था नहीं ठीक होगी, हम कुछ आगे नहीं करते। अदर सॉल्यूशन में है अर्ली वार्निंग और मॉनिटरिंग है। अब जब हम कह सकते हैं कि ज्योतिषी लोग साल, 2 साल, 10 साल का वो लोग प्रेडिक्शन कर देते हैं और लगभग वही होता है। तो हम इतनी तकनीकी व्यवस्था करने के बावजूद हम नहीं बता सकते हैं कि मेरे अगले साल इस महीने में वर्षा अधिक होगी, ठीक है ना? हम एनुअल तो अलग है, मंथली हम करेंगे, उसके बाद जो है सो हम या पर डे का भी करेंगे। किसान भाई उसके आधार पर खेती की बुआई, कटाई और अन्य कार्यक्रम शुरू करेंगे। हर जगह किसान भवन हर ब्लॉक में अब बन गया है। वहाँ पर इस तरह के डिस्प्ले करेंगे साल भर का जब हम पर्व त्योहार के लिए कैलेंडर मँगाते हैं, पतरा हम लोग रखते हैं, तो क्यों नहीं किसान भाई के लिए भी एक छोटी-सी पतरा कर दिया जाए? जब पूजा पाठ के लिए पतरा हो सकता है, तो किसान भाइयों के लिए नहीं हो सकता है कि साल भर की लेखा-जोखा रहेगा कि इस महीने में वर्षा होगी, इस महीने में नहीं होगी, इस समय इतना रेनफॉल होगी क्योंकि अब सभी किसान भाई ग्रेजुएट होते जा रहे हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ते जा रहा है, तो सभी लोगों को इतनी तो समझ होगी। तो इसलिए हम लोगों को वार्निंग और मॉनिटरिंग की व्यवस्था सबसे पहले करनी होगी। हर किसान भवन में वह अवेलेबल हो, किसान भाई नहीं होगा तो मैप के आधार पर, उसके चार्ट के आधार पर उसको जाकर के देखेंगे और उसके आधार पर काम करेंगे, नोट कर लेंगे या उसको एक नॉमिनल कॉस्ट पर या फ्री ऑफ कॉस्ट पर सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए। तो यह जब तक नहीं होगा तब तक किसान भाई आज वह बीज बो के आए, अब खूब वर्षा हो गई। जैसे आज ही देखिए मौसम बहुत ठीक था, आज ही मौसम गड़बड़ा गया है, तो यह तो होना चाहिए। दूसरी बात है ट्रेडिशनल रेन वाटर सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा, रिवर, नाला, टैंक, पॉन्ड सबको हमको बढ़िया तंदुरुस्त करना पड़ेगा। अल्टरनेटिव फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग को हमको करना पड़ेगा। अगर जहाँ ब फ्लड है, वहाँ ड्राई फार्मिंग करना पड़ेगा। वैसे फसल को उगाना पड़ेगा जैसे पल्स है, वाइल्ड सीड है, मेज़ है, पोटैटो है। लाइव स्टॉक एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्म
को भी प्रमोट करना पड़ेगा, जिससे हमारा स्ट्रेस जो आपको कृषि पर पड़ता है वह कृषि पर नहीं पड़ेगा। तो किसान भाइयों को अल्टरनेटिव भी लाइव स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री और बहुत सारी चीजें हैं जो कृषि से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, हम इसका निदान कर सकते हैं। तो यह चीज होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर ड्रॉट हो गया है तो क्रॉप इंश्योरेंस हर एक को मिलनी चाहिए, किसान भाइयों को यह होना चाहिए। प्रमोट ऑफ एप्रोप्रिएट जो लैंड यूज प्लानिंग है, एकदम हम समीचीन हम कृषि प्रणाली को करेंगे कि किस समय कौन फसल होगा। सॉइल मैपिंग और सॉइल कार्ड अब डिस्ट्रीब्यूट जब बिहार के किसान भाइयों को किया जा रहा है, तो ये भी तो किया जाना चाहिए। साल भर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, 2 साल का हो, मंथली हो, यह डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। डैम और रिजर्वायर और वेटलैंड को स्टोरेज क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू मॉडिफाइंग क्रॉप पैटर्न्स को हमको बढ़ाना पड़ेगा। ड्रॉट रेसिस्टेंट वेराइटी, वाटर शेड मैनेजमेंट, वाटर राशनिंग मीन्स उसको हम कितनी उचित रूप से हम उसका फसल करेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ, आजकल बहुत तरह का श्री विधि टेक्निक्स आ गए हैं। श्री विधि टेक्निक्स के द्वारा जो पानी का, आप यही समझिए, धान की खेती में श्री विधि टेक्निक के द्वारा मात्र आपको ये बता दे कि 10% उपयोग हो रहा है, पानी की उपयोगिता हो रही है। सुई विधि के द्वारा हम आपको गेहूं में जो हम कर रहे हैं उसमें तो मात्र 5% आपको पानी का उपयोग हो रहा है। तो यह जो हुआ राशनिंग ऑफ वाटर होगा, वाटर राशनिंग को मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आजकल श्री विधि, सुई विधि, ये सब टेक्निक्स आ गए हैं, कृषि का पैटर्न्स आ गए हैं, तरीका आ गया है, जिसमें कम पानी में बहुत अच्छा हो सकता है। मैं आपको बतला रहा हूँ, हम इसी में ग्रेजिंग पैटर्न को डेवलप करना पड़ेगा। हमको आपको कैटल मैनेजमेंट को डेवलप करना पड़ेगा। क्रॉप का सिलेक्शन और क्रॉप का एरिया का भी सिलेक्शन हमको बेहतर करना पड़ेगा। हमको आपको स्टोरेज फैसिलिटी को डेवलप करना पड़ेगा। लेवलिंग और सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स को डेवलप करना पड़ेगा। इस तरह से हम ड्रॉट को रोक सकते हैं। सबसे एक और बड़ी बात है कि डिफॉरेस्टेशन को रोकना पड़ेगा। हम प्लांट को, जब हम केक काट सकते हैं, हम बर्थडे में, हम शादी ब्याह में करोड़ों रुपया, लाखों रुपया खर्च करते हैं, क्या हम एक दूसरे को गिफ्ट नहीं कर सकते हैं प्लांट, कि भैया आप प्लांट को कहीं ये करो, लगाओ, उसको हम केयर करेंगे। तो इस तरह से यह हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो अल्टरनेटिव लैंड यूज मॉडल और फ्लो वाटर सस्टेनेबिलिटी को डेवलप करना पड़ेगा। एनिमल हस्बेंड्री एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। लोगों को एजुकेट और ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ड्रॉट से हम कैसे लड़ाई करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बतला रहा हूं, जब पंजाब में ग्रीन रिवॉल्यूशन तब हुआ जबकि वहां ड्रॉट 1965 1967 में काफी मात्रा में ड्रॉट हुआ, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन पैदा हुआ है। और आपको बता दें, 1972 में ड्रॉट इम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम डेवलप हुआ है, रूरल पुअर। 1987 1988 में ड्रॉट रिलीफ एफर्ट पर फोकस किया गया है। तो अब तो ग्रीन रिवॉल्यूशन 1965 1967 में जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ पंजाब में, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन पैदा हुआ है। आज तो रेनबो रिवॉल्यूशन आ गया है। ग्रीन रिवॉल्यूशन तो एक दो चीजों पर कंसंट्रेट था, आजकल रेनबो रिवॉल्यूशन में तो जिस तरह से 7 है, आज तो 10-12 आ गए हैं, रेनबो रिवॉल्यूशन आ गया है। तो हम उसका उपाय नहीं कर सकते हैं। हम किसान भाइयों को क्रेडिट और क्रॉप इंश्योरेंस के द्वारा भी हम डेवलप कर सकते हैं। हम गवर्नमेंट को लैंड का यूज प्लानिंग हम करा सकते हैं, सॉइल मैपिंग की व्यवस्था करा सकते हैं। और जब हमारा हर ब्लॉक में किसान
भवन अब बन के तैयार हो गए हैं, लगभग बन के तैयार हैं, तो वहाँ सारी व्यवस्था पर डिस्कशन होगा। किसान भाइयों को रहने के लिए व्यवस्था कर दिया गया है। वहाँ पर जो भी हमारे कृषि से संबंधित अधिकारी हैं, वैज्ञानिक हैं, उन लोगों का सेमिनार होना चाहिए। किसान भैया आकर के वहाँ पर संपर्क करेंगे, विभिन्न तरह के ड्रॉट प्रोन एरिया और उसको इरेडिकेट करेंगे कि कहाँ-कहाँ ड्रॉट प्रोन एरिया है, उसका क्या-क्या हम निदान कर सकते हैं, पहले से क्या-क्या सावधानी रख सकते हैं। अगर ड्रॉट प्रोन एरिया में हम पड़ गए, ड्रॉट में हम फँस गए हैं, तो उसके क्या निदान हो सकते हैं, सरकारी और सामाजिक स्तर पर उस पर डिस्कस किया जा सकता है। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तब जाकर के हमारा सारा निदान होगा। चलिए जय हिंद, जय भारत।